वेलकम टू केजी क्लासेस। आज हम लोग इग्नू के हिस्ट्री बुक इंडिया फ्रॉम मिड 18th टू मिड 19th सेंचुरी के यूनिट 2 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये यूनिट काफ़ी लंबा है, जैसा मैंने आपको पहला वीडियो में बता चुका हूँ, ये इग्नू के हिस्ट्री बुक का एक सीरीज चल रहा है। काफ़ी लंबी बुक है और इस बुक में 7 से 8 ब्लॉक्स हैं और प्रत्येक ब्लॉक में 4 से 5 चैप्टर्स हैं। तो ये पहले ब्लॉक का दूसरा चैप्टर है, यूनिट 2, और इस यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है और ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा और उससे पहले यूनिट 1 में हमने डिक्लेरेशन ऑफ मुगल, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मुगल कमज़ोर पड़ता जाता है, ढेर सारे ऑटोनॉमस स्टेट उभर के आते हैं। वो कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, वो मैंने पहले यूनिट में बता दिया है। यूनिट 2 के पार्ट 1 में हमने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है, बंगाल और अवध के। एक्चुअली ये उस वक्त मुगल का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंस का जो भी होता था, जैसे निज़ाम क्या थे, दीवान क्या थे, आमिल कौन से क्या काम करते थे, बख्शी का काम क्या था, काजी का काम क्या था, वाक़या नाविस का काम क्या था, ये सब मैंने पार्ट 1 में बता दिया है। आज हम यूनिट 2 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर है तो लेक्चर पार्ट वाइज आ रहे हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं और इसमें हम मुर्शिद कुली खान के बारे में जानेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चेहरा है। जब भी बंगाल का नाम हम मुग़ल एम्पायर में लेते हैं औरंगजेब के समय में, तो ये मुर्शिद कुली खान का नाम आता है। आज हम मुर्शिद कुली खान के बारे में पढ़ेंगे और उनका एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल में कैसा रहा, किस तरह का रहा, वो पता करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। तो इसमें देखिए इंडेक्स है पढ़ने के लिए, और इसमें हम लोग पिछले पार्ट में बंगाल एंड अवध अंडर द मुगल्स ये पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बंगाल टुवार्ड्स ऑटोनॉमी, इसके इस चेहरा को मुर्शिद कुली खान एंड बंगाल, आज हम इसको देखेंगे। उसके बाद फिर आज ये हो जाएगा, सुजाउद्दीन के बारे में हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान के बारे में, सुजाउद्दीन के बारे में। इस पार्ट में लगभग यहाँ तक हो पाएगा, फिर अलीवर्दी खान बचेगा, मैं इसके बारे में फिर नेक्स्ट में बना दूंगा। इम्पॉर्टेंट फेस है ये सब, इसके बारे में अच्छे से बताने के लिए मैं थोड़ा डिटेल्स आप लोगों को बताता हूँ, टाइम लग जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसलिए अब आज हम मुर्शिद कुली खान और सुजाउद्दीन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बंगाल टुवार्ड्स ऑटोनॉमी। अब औरंगजेब की मृत्यु होती है। जब तक औरंगजेब थे तब तक मुग़ल का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सही था, इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी सही था। औरंगजेब का डेथ हो जाता है, वॉर ऑफ सक्सेसर शुरू हो जाता है, बहादुर शाह फर्स्ट फिर औरंगजेब के उत्तराधिकारी बनते हैं। उसके बाद भी जो भी मुग़ल एम्परर बनते हैं, वॉर ऑफ सक्सेशन सब में देखने को मिलता है। और इस वॉर ऑफ सक्सेशन के वजह से ढेर सारे बाहरी जो पावरफुल नोबल्स होते हैं वो एम्परर को बनाने में इंटरफेयर करते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं अली ब्रदर्स के, सैयद ब्रदर्स, तो सैयद ब्रदर्स हो गए, जुल्फ़िकार खान हो गए, ये सब इंटरफेयर किए थे बाद में जो बहादुर शाह वन के बाद जो फिर उत्तराधिकारी सब आए हैं उन लोगों को बनाने में। अब जैसे सैयद ब्रदर को किंग मेकर्स कहा जाता था। तो ये सब स्ट्रांग होते चले गए। इससे ये पता चलता है कि मुग़ल का जो सेंटर था वो कमज़ोर होता गया, एम्परर कमज़ोर होता गया। तो जाके बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब ऑटोनॉमस स्टेट बनते हैं। तो ये ऑटोनॉमस स्टेट क्यों, ऑटोनॉमस स्टेट कैसे बने, क्यों बने, आखिर क्या रीजन्स दिखा जिससे पता चला कि ये ऑटोनॉमस स्टेट्स हैं। तो सबसे पहला जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन पे अब सेंटर का पकड़ कमज़ोर हो गया था, एडमिनिस्ट्रेशन पे सेंटर का पकड़ कमज़ोर हो गया था। उसके बाद जो गवर्नर बने उसके बाद बंगाल के, जैसे मुर्शिद कुली खान,
तो ये पहले दीवान के पोस्ट पे थे, बाद में फिर दीवानी राइट्स भी ले लेते हैं और सूबेदारी भी ये खुद ही करते हैं। तो उसके बाद फिर क्यों कहेंगे ऑटोनॉमस? पहला हम देख लिए एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंट था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हेरिडिटी अथॉरिटी स्टार्ट हो गया। हेरिडिटी अथॉरिटी अब नोबल्स जो आगे जैसे मुर्शिद कुली खान बने, मुर्शिद कुली खान दीवान बने, तो ये एम्पेरर उनको अपॉइंट किए थे। रूल के हिसाब से तो ये होना चाहिए कि एम्पेरर अपॉइंट किए तो फिर वो डिसमिस करेंगे और फिर एम्पेरर अपने मन मर्जी से किसी दूसरे को वहाँ एम्पेरर बनाएंगे। लेकिन जब ऑटोनॉमस स्टेट बंगाल हो जाता है तो वहाँ पे वो वहाँ का जो दीवान है, वहाँ का जो गवर्नर होता है, वो खुद अब हेरिडिटरी अथॉरिटी स्टार्ट कर देते हैं, इंडिपेंडेंट हेरिडिटरी अथॉरिटी। तो दूसरी बात ये हो गई, पहली हो गई इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी हो गई इंडिपेंडेंट हेरिडिटरी अथॉरिटी। अब जो बाद में वहाँ पे नोबल अपना पोस्ट संभालेंगे वो उसी के होंगे जो फिलहाल अभी कुर्सी पे बैठे हैं, उन्हीं का उत्तराधिकारी वो पोस्ट संभालेंगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट क्या था? तीसरा था सबऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द ऑफिसेज विद इन द रीजन। मतलब उस रीजन के जितने भी ऑफिस हैं वो उस एरिया के गवर्नर के अंडर हो जाएंगे, वो अपने अंदर रखेंगे, उसमें काम उस गवर्नर के हिसाब से चलेगा। उसमें एम्पेरर का, सीधा सीधी बात है, एम्पेरर का पकड़ कमज़ोर हो जाता है प्रोविंसेस में। तो ये रीजन था कि कोई भी प्रोविंस ऑटोनॉमस स्टेट बनता था तो सेंटर कमज़ोर होगा तो ऑलरेडी ये सारे काम आसानी से हो जाएंगे, और ये सारे काम आसानी से हो जाएंगे तो हो गया ऑटोनॉमस स्टेट में। और क्या होना चाहिए, बस यही तो है। तो यही करके मुर्शिद कुली खान बाद में वहाँ के गवर्नर बन जाते हैं क्योंकि सेंटर कमज़ोर हो गया है। हाँ, ये बात अलग है कि मुर्शिद कुली खान वहाँ के गवर्नर बनते हैं, वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, इंडिपेंडेंट हेरिडिटरी अथॉरिटी रखते हैं, सबऑर्डिनेशन रखते हैं, सारे ऑफिसेज को अपने अंडर। फिर भी कुछ न कुछ जो इमोशनल टाइज होता है, जो इकोनॉमिक टाइज होता है, वो टूटने ही नहीं देते हैं, वो उसको बरकरार रखते हैं सेंटर के साथ। तो ये मुर्शिद कुली खान के बारे में हम आगे जानते हैं। तो अब ये चैप्टर है मुर्शिद कुली खान एंड बंगाल। तो मुर्शिद कुली खान बंगाल में, लेटर औरंगजेब, और औरंगजेब से पहले किस तरह से वहाँ ये रूल कर रहे थे, इनका इरादा क्या था, इनका काम करने का तरीका क्या था, ये सब हम जानते हैं। अब ये मुर्शिद कुली खान, इनको हम मोहम्मद हाडी के नाम से भी जानते हैं, मोहम्मद हाडी। एक्चुअली ये अगर बर्थ से बात करें तो ये ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिए थे। तो ये मुर्शिद कुली खान पहले दीवान थे अपॉइंटेड बाय औरंगजेब, ठीक, इनको औरंगजेब अपॉइंट किए थे एज ए दीवान। मतलब ये समझिए सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया हुआ दीवान ये बंगाल में था, और लास्ट गवर्नर था ये डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय एम्पेरर, और ये लास्ट गवर्नर हुआ जिसको कि एम्पेरर अपॉइंट किए। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो ये वहाँ पे हेरिडेटरी अथॉरिटी ले आए थे, इनको अब सेंटर से अपॉइंटमेंट के बारे में पूछना नहीं था, ये अब अपना हेरिडेटरी रूल स्टार्ट कर रहे थे। तो इसलिए ये पहले दीवान हुए अपॉइंटेड बाय एम्पेरर औरंगजेब, और लास्ट गवर्नर हुए डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय एम्पेरर। इसके बाद कोई भी अपॉइंट डायरेक्ट एम्पेरर से नहीं हुए, वो इन लोगों के अपने मन से हेरिडेटरी अथॉरिटी ला करके अपॉइंट किए। तो मुर्शिद कुली खान की बात करें तो इनका जन्म 1660 में एक हिंदू फैमिली में हुआ था, और उस वक्त इसका नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। फिर 1670 में हाजी सफ़ी एक नोबल था, वो इसे खरीद लेता है, ठीक है, और ये उसके साथ रहते हैं। बाद में जब हाजी सफ़ी की डेथ हो जाती है, तो ये विदर्भ जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, अभी का आप नागपुर एरिया ले लीजिए, वहाँ पे विदर्भ, पहले विदर्भ कहलाता था, वहाँ पे ये दीवान के रूप में काम किए, और उसी जगह से औरंगजेब इनसे मिलते हैं। औरंगजेब को दीवान, वहाँ का दीवान, मतलब ये कुली खान, उस वक्त तो ये मुर्शिद कुली खान नहीं कहलाते थे क्योंकि मुर्शिद का टाइटल इनको औरंगजेब दिए थे।
तो उनको ये पसंद आते हैं और वो इसे लेकर के बंगाल आ जाते हैं। अब वो उसको लेकर के दिल्ली आते हैं और फिर इसको बंगाल दीवान बना करके औरंगजेब भेज देते हैं। तो ये बंगाल के दीवान बनते हैं और ये काम होता है 1700 के आसपास। और फिर वहाँ पे ये दीवान बन के जाते हैं और वहाँ का सूबादार जो कि अजीमुशान था। अजीमुशान कौन कौन था? तो औरंगजेब का पोता था। औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह वन और ये बहादुर शाह वन का बेटा था अजीमुशान। तो बंगाल में मुर्शिद कुली खान का अजीमुशान से वो रिलेशन सही नहीं बैठता है, क्योंकि मुर्शिद कुली खान भी स्ट्रांग था। वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑटोनॉमस स्टेट में क्या होता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ ऑफिसेज होते हैं, ऑफिस को अपने अंदर लिया जाता है। तो ये चाहते थे कि सूबेदार जो कंट्रोल कर रहे हैं वो भी ऑफिस मेरे अंदर आ जाए। तो ये दोनों के बीच बनी नहीं, इस वजह से ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच होता है। अब इसके बाद औरंगजेब, जब तक औरंगजेब थे उस वक्त तक मुर्शिद कुली खान को कुछ नहीं होता है, क्योंकि औरंगजेब मुर्शिद कुली खान पे काफ़ी विश्वास रखते थे, इसलिए वो तब तक बने रहे। जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो मोहम्मद शाह वन उनका बेटा एम्परर बनता है और मोहम्मद शाह वन के एम्परर बनते ही 1708 में अजीमुशान के कहने पे मोहम्मद शाह मुर्शिद कुली खान का ट्रांसफ़र दक्कन कर देते हैं। उसके बाद फिर 1710 में काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो 1710 में बहादुर शाह वन फिर से अजीमुशान के एडवाइस पे वापस बंगाल उसको बुलवा लेते हैं, मुर्शिद कुली खान को। तो ये था मुर्शिद कुली खान का जन्म से लेकर के बंगाल तक ये कैसे पहुंचे। अब देखिए 1717 में फिर फारुखसियार एम्परर रहते हैं। तो फारुखसियार मुर्शिद कुली खान को एक टाइटल देते हैं जफर खान, ओके, और उसको बना देते हैं मुर्शिदाबाद का नवाब। तो अब ये मुर्शिद कुली खान बन गया नवाब। नवाब तो बन ही गए। अब दीवान और सूबादार ये किसके अंडर आ गया? तो मुर्शिद कुली खान के अंदर। और मुर्शिद कुली खान अब इम्पॉर्टेंट हो गए, काफ़ी पावरफुल हो गए। तो इन्होंने कुछ नया इनोवेशन लेकर के आए, जैसे कि इन्होंने जागीरदारी सिस्टम को चेंज करके माल जस्मानी सिस्टम लेके आए। तो माल जस्मानी सिस्टम में क्या होता था, इसमें वो क्या करते थे मुर्शिद कुली खान, सिक्योरिटी बॉन्ड कलेक्टर से खरीद लेते थे। कलेक्टर्स फिर क्या करते, रुपए को कलेक्ट करके लाते थे रेवेन्यू को, और उसके बाद फिर एक्सचेंज होता था। तो इनका ये माल जस्मानी सिस्टम जो था बाद में यही ट्रांसफॉर्म हो जाता है जमींदारी सिस्टम में। और ये जमींदारी सिस्टम कौन लेके आते हैं? कॉर्नवालिस लेके आते हैं। कब लेके आते हैं? 1793 में लेके आते हैं। तो देखिए लिंक जुड़ा हुआ है। तो माल जस्मानी सिस्टम ही ट्रांसफॉर्म हो करके जमींदारी सिस्टम बाद में बनता है। तो जैसे जमींदारी सिस्टम थे, उस जमींदारी सिस्टम था। फिर देखिए रैयतवाड़ी सिस्टम था जो कि थॉमस मुनरो लाए थे 1820 में। जमींदारी सिस्टम कॉर्नवालिस लाए थे 1793 में। महलवाड़ी सिस्टम विलियम बेंटिक लेके आए थे 1833 में। ये तीनों आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो माल जस्मानी सिस्टम ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है बाद में जमींदारी सिस्टम में। तो ये इनका एक अलग इनोवेशन था, ये अपने तरीके से काम करना चाहते थे। ये एक अथॉरिटी तो ये थे ही, अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते थे ताकि ये एम्पेरर से उतना मदद ना लेके खुद स्ट्रांग हो और अपना काम शुरू करे। एम्पेरर इसमें ज़्यादा दखल अंदाजी ना करे, ये ऐसा अपने आप को बनाना चाहते थे। अब इसके साथ साथ इससे क्या दिखता है कि ये एक डायनास्टिक रूल वहाँ पे शुरू करने जा रहे थे। ये वहाँ पे एक डायनास्टिक रूल चाहते थे। तो जमींदारी सिस्टम को चेंज किए, मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन को ये एक नया इनोवेशन उसमें लेके आए। और लोकल पावर्स अब स्ट्रांग होने के लिए अकेला सिर्फ एम्पेरर से आप रिश्ता तोड़ लीजिए और आप इससे तो नहीं बन सकते हैं स्ट्रांग। तो वहाँ के लोकल पावर से ये नया रिलेशन बनाना शुरू किए। तो इस रिलेशन में देखिए यहाँ पे 4E जो लिखा हुआ है, यहाँ 4E, तो एक है एलिमिनेशन। 4E सिस्टम जो था उसको मुर्शिद कुली खान
लाए, ये भी एक इनोवेटिव स्टेप हुआ मुर्शिद कुली खान के द्वारा। जैसे पहला एक ही हो गया, कौन सा, एलिमिनेशन। किनका एलिमिनेशन? तो स्मॉल इंटरमीडिएरी जागीरदार का। जो छोटे छोटे जागीरदार थे, जो वहाँ के गवर्नर और बड़े जमींदार के बीच में इंटरमीडिएरी का काम करते थे, उनको हटा दिए कि डायरेक्ट अब वो रिलेशन रखेंगे जमींदार से। पहला ई। दूसरा ई क्या था? एक्सपेलिंग। तो किसको एक्सपेल करना है? तो रेवेलियस जमींदार, वो कोई भी दुश्मन टाइप का आदमी रखना नहीं चाहते थे, इसलिए वो जो भी जमींदार रेवेलियन कर सकते थे उसको वो एक्सपेल कर दिए। दूसरा। तीसरा हो गया एनलार्जिंग द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ खालसा लैंड। खालसा लैंड जो रॉयल लैंड होता था, जिसपे राजा का अधिकार होता था, एम्पेरियल लैंड होता था, उसको वो बड़ा करना चाहे। क्यों? ताकि बड़ा होगा तो रेवेन्यू ट्रेजरी ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा पैसा आएगा, इकोनॉमी स्ट्रांग होगा। और चौथा ई था, वो था एनकरेजिंग। किसको एनकरेजिंग? तो व्हाट एनकरेजिंग? तो एनकरेजिंग बिग जमींदार्स who assumed the responsibility of revenue collection and payment। बड़े बड़े जमींदार को वो बोलते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, पेमेंट आप करिए किसानों को। तो इनका क्या मोटिव था? एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी स्टेट बनाना। तो इसके लिए वो ये 4E लेकर के आए थे: एलिमिनेशन, एक्सपेलिंग, एनलार्जिंग और एनकरेजिंग। तो एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएरी जमींदार, एक्सपेलिंग ऑफ रेवेलियस जमींदार्स, उसके बाद खालसा लैंड को एनलार्ज करना, बड़े बड़े जमींदार को रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए इनकरेज करना। तो ये इनका 4E था। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये ग्रेजुएशन का जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो ये इंपॉर्टेंट होगा। और फिर देखिए, मुस्लिम कुली एबॉलिश्ड द सिस्टम ऑफ, यहाँ एक सेकेंड, Muslim Kuli abolished the system of separate offices of the Nazim and Diwan and combined both the offices। इन्होंने क्या किया कि निजाम का जो ऑफिस था और दीवान का जो ऑफिस था उसको एक कर दिए। वो सेपरेट ऑफिसेज हुआ करता था, उसको एक कर दिए। तो सेपरेट ऑफिस को वो एबॉलिश कर दिए। और रीजन बताए क्या? टू कीप कंट्रोल ओवर द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। ओके। मोटिव, जबकि इनका मोटिव क्या होता था? मोटिव था टू कीप कंट्रोल ओवर द गवर्नर ऑफ द ऑफिसेज, ऑफिस के गवर्नर पे ध्यान रखने का, ये मोटिव था इनका। लेकिन ये दैट्स द रीजन इन्होंने निजाम और दीवान के ऑफिस को एक किया। इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है कि वो दोनों को एक इसलिए किया ताकि वो गवर्नर पे नज़र रख सके। तो हर तरफ से ये स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था, चाहे वो पॉलिटिकल हो, ऑफिस के अंदर, इकोनॉमिक के रूप से भी वो वहाँ के जो बड़े बड़े पावरफुल ज़मींदार थे उससे अच्छे रिलेशन बनाए जा रहे थे। तो ये स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, ये ऑटोनॉमस स्टेट की ओर बढ़ता जा रहा था। आगे देखिए, मुर्शिद कुली encouraged some zamindars to build up and consolidate their holdings by buying up the estates of defaulter। इन्होंने बड़े बड़े जमींदार्स को ये कहा कि जितने भी डिफॉल्टर जमींदार हैं छोटे छोटे, जो कि अभी कर्ज में डूबे हुए हैं, आप उनके संपत्ति को खरीद के रखिए, प्रिजर्व करिए, इकोनॉमी स्ट्रांग होगा। उसके बाद कुछ जमींदार थे जिनसे इनका मजबूत रिश्ता हुआ करता था, जैसे राजशाही हो गया, दिनाजपुर, बुर्दवान में नादिया, बीरभूम, बिष्णुपुर एंड बिहार जमींदार ऑफ तिरहुत, ये सब स्ट्रॉन्ग जमींदार थे। इन लोगों को ये सब बातें कहा करते थे कि आप जो डिफॉल्टर का जो स्टेट है उसे आप खरीदिए। मुर्शिद कुली कंट्रोल्ड द कंट्री साइड एंड कलेक्टेड द रेवेन्यू थ्रू दी जमींदार्स। और पिछले मैंने कहा था कि इंटरमीडिएटरी जमींदार जो होते थे उनको तो वो एक्सपेल कर दिए थे। तो ये बड़े बड़े जमींदार को उन्होंने कहा कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करने का जिम्मा अपने ऊपर लीजिए, ठीक है। तो द जमींदार ऑन देयर अदर एक्सपेंडेड देयर डोमेन्स बाय एक्सटेंडिंग देयर कंट्रोल ओवर द नेबरिंग जमींदार्स। अब देखिए, जमींदार को काफ़ी पावर दे दिया गया कि आप छोटे छोटे डिफॉल्टर जमींदार के स्टेट्स को खरीदिए, आप रेवेन्यू कलेक्ट करिए। तो अब जमींदार भी स्ट्रांग हो रहा था ना, साइड में वो अपने आप में स्ट्रांग हो रहा था। तो इस तरह से रिजल्ट क्या निकलता है कि 1727 को तक जमींदार्स एज ए ग्रुप definitely emerged as one of the major political forces within the province।
अब ये 1727 तक आते आते जमींदार काफ़ी इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि ये पॉलिटी में इंटरफेयर करने लगते हैं और ये मेजर पॉलिटिकल फोर्स उभर के आते हैं। अब जैसे ये जमींदार की बात हो गई, इकोनॉमी का ये बात हो गया, लैंड से रिलेटेड। दूसरा बात आता है, तो दूसरा बात जैसे देखिए जमींदारी का हमने देख लिया, लैंड से रिलेटेड बात देख लिया। अब उसी के पैरेलल एक और कम्युनिटी था जो ऊपर बढ़ता जा रहा था। जमींदार तो ऊपर हो ही गया था, अब जैसे जो कि डिफ़ॉल्टर्स होते थे, जो कर्ज में डूबे होते थे, उन लोगों को भी पैसा देना होता था जमींदार्स को, बड़े बड़े जमींदार्स को या फिर गवर्नर को। तो इसके लिए वो लोग पैसा लेते थे किससे? मनी लेंडर से, बड़े बड़े मनी लेंडर से। इसलिए द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ, यहाँ देखिए, द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ मोनाइड एंड कमर्शियल एलिमेंट्स, इनका इम्पोर्टेंस बढ़ता गया। Relentless pressure on the zamindars to pay their obligations is full enhanced opportunities for financiers who now acted as security at every stage of the transaction. अब इनका पावर बढ़ता चला गया। अब ये उस जमींदार का सिक्योरिटी लेते थे, वो उनको पैसा देते थे ताकि वो कर्ज से छूटे। तो एक तरह से ये लोग मिनी बैंक हो गए थे, ये लोग एक बैंक बन गए थे बंगाल में। मिनी बैंक क्या, बैंक बन गए थे बंगाल में, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चेहरा है मुर्शिद कुली खान के टाइम में, वो है जगत सेठ। जगत सेठ का घर कहते हैं बैंक ही बन गया था, ये एक बैंक कहलाने लगा था। ये इतना ये ट्रांजैक्शन करते थे, यहाँ तक कि इनका काम ये भी होता था कि एक जमींदार, बड़े बड़े जमींदार का गारंटर बनते थे और दिल्ली से भी रिलेशन रखते थे ये पैसों के मामले में। तो जमींदार के साथ साथ ये मनी लेंडर जो थे, ये भी काफ़ी आगे बढ़ रहे थे। ये दो ग्रुप काफ़ी उभर के आ रहा था इस बंगाल में, जो कि अब ऑटोनॉमस स्टेट बन चुका था। फिर मुर्शिद कुली हैड आइडेंटिफाइड बंगाल एज हिज डोमेन and that he would ensure that the nizamat of the province would pass on to a member of his family and not to an outsider. जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एक ऑटोनॉमस स्टेट कब हुआ, जब वहाँ का हेरिडिटरी रूल आ गया। अब वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका अपना फैमिली वाला ही गवर्नर बनेगा। तो अब यही मुर्शिद कुली खान यहाँ पे बताते हैं। ठीक, मुर्शिद कुली नॉमिनेटेड हिज डॉटर्स सन सरफराज एज हिज सक्सेसर। तब मुर्शिद इस बात को लेके, इसको साबित करने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी नाती को, अपनी बेटी के पुत्र को सरफराज जिनका नाम था उसे सक्सेसर बना देते हैं। बाद में अलग होता है कि सरफराज को हटा करके उनका पिता सुजाउद्दीन बनता है और उसके बाद फिर सरफराज बनता है। ठीक, तो ये था यहाँ तक का स्टोरी। अब हम सुजाउद्दीन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी तरह मुर्शिद कुली खान ये 1727 तक रहते हैं, इनका डेथ हो जाता है और उसके बाद फिर वो अपनी नाती सरफराज खान को बनाते हैं वहाँ के दीवान। सरफराज खान को उनका पिता सुजाउद्दीन डिपोज करके खुद बन जाता है 1727 में ही, और 1739 तक वो रहता है। तो ये जो हो गया मुर्शिद कुली खान पहला, जो कि 1717 टू 1727 तक दीवान थे। तो ये पहला हो गया मुर्शिद कुली खान। 1717 टू 1727। उसके बाद फिर उनका बेटा आता है नाती आता है सरफराज खान, वो उसको डिपोज करके फिर आता है सुजाउद्दीन और फिर सरफराज खान। तो ये जो तीन आदमी थे ये नासिरी डायनेस्टी के थे, ये नासिरी डायनेस्टी के थे। और इसके बाद जो दो आते हैं, एक अलीवर्दी खान और फिर सिराजुद्दौला, वो अफसर डायनेस्टी के होते हैं। तो नासिरी डायनेस्टी सरफराज खान तक खत्म हो जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं मुर्शिद कुली खान का डेथ हो जाता है, सरफराज खान को वो दीवान बनाते हैं। सरफराज खान को डिपोज करके सुजाउद्दीन दीवान बन जाते हैं। तो सुजाउद्दीन के टाइम का बंगाल क्या था, मुर्शिद कुली खान के टाइम का बंगाल तो हम लोगों ने देख लिया। सुजाउद्दीन के टाइम का बंगाल क्या था? एक्चुअली ये मुर्शिद कुली खान को ही फॉलो किए, इन्होंने भी वही काम किया, रिलेशन दिल्ली के साथ सही रखा, रेवेन्यू वहाँ भेजते रहे, रेगुलर भेजते रहे, तो रिलेशन वहाँ के साथ सही रहा।
प्लस उसके साथ साथ प्रोविंस में भी ये अपना स्टेबिलिटी बनाने के लिए अपना कंट्रोल रखे, ऑफिस पे अपना कंट्रोल रखे। प्रोविंस के जो खास पीपल होते थे, जैसे मैंने जमींदार्स के बारे में बताया, मनी लेंडर्स के बारे में बताया, और ऑफिस के जो वर्कर्स होते थे उनके साथ इनका अपना अच्छा रिलेशन वो बना के रखे। उसके बाद फिर वही लोकल पावर्स में तो वही आ जाते हैं, जमींदार, मनी लेंडर, उसके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखे। आफ्टर दैट इन्होंने 1733 में इनको बिहार का भी गवर्नरशिप दे दिया जाता है। किसके द्वारा? तो मोहम्मद शाह के द्वारा 1733 में सुजाउद्दीन को बिहार का गवर्नरशिप दे दिया जाता है। ठीक है, अब ये था सुजाउद्दीन का काल। इन्होंने भी मुर्शिद कुली खान के ही रास्ते को फॉलो किए, उन जैसा वो करते थे वैसा ही उन्होंने भी करा। उसी तरह से सेंटर के साथ रिलेशन सही रखा। जब इनका जब डेथ होता है तो फिर सरफराज खान फिर से दीवान बनते हैं, और फिर वो एक्चुअली ज़्यादा दिन रहते नहीं है, फिर इनकी हत्या कर दी जाती है अलीवर्दी खान के द्वारा। फिर अलीवर्दी खान का शासन आ जाता है और ये कहलाता है अफसर डायनेस्टी। तो आज हम लोग यहीं तक जानेंगे। आज हमने जान लिया मुर्शिद कुली खान के टाइम का बंगाल क्या था, सुजाउद्दीन और सरफराज खान के टाइम का। अब अगले वीडियो में हम अलीवर्दी खान के बारे में बनाएंगे, और फिर सिराजुद्दौला के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट काफ़ी कुछ है, जैसा कि आप यहाँ देखिए। आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया एक सेकेंड। आज हम लोगों ने मुर्शिद कुली खान के बारे में पढ़ लिया, सुजाउद्दीन के बारे में पढ़ लिया। अब अलीवर्दी खान बचा हुआ है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर बैटल ऑफ प्लासी है, बक्सर है, इसके बारे में फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, और फिर हम लोग एंटर करेंगे अवध में, अवध का सिचुएशन क्या था। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।